नमस्ते भाइयों, मैं ब्रह्मदत्त आज अपना ये नया वीडियो आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। काफ़ी लोगों की कॉल आती बहुत लोगों की कॉल आती है, बहुत लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कुछ टर्म्स रखे हुए हैं, उनका टर्म्स को फॉलो करना ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा समय मेरे पास नहीं हो पाता है, इसलिए मैं लोगों को ज़्यादा रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो मेंटेनेंस है, जो महिलाएं झूठे मुकदमे लगाती हैं, मेंटेनेंस का केस फाइल करती हैं, जो प्रार्थना पत्र सिविल कोर्ट में जो दिया जाता है, फैमिली कोर्ट में जो दिया जाता है, तो उसमें हमें किस तरीके से अपना बचाव करना है, किस तरीके से हम मेंटेनेंस को रोक सकते हैं और महिला के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि मैंने अपने वीडियो में भी बताया है कि अगर झूठा एफिडेविट महिला देती है तो उसके खिलाफ में कैसे कार्रवाई करना है, कैसे बचना है मेंटेनेंस से और किस तरीके से हमें उस आदेश को निरस्त कराना है। तो इस संबंध में हम बात करते रहे हैं और आज जो हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो आज हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस पाने के लिए इंटेंशन इनका होता है वो मेंटेनेंस पाना होता है और मेंटेनेंस के लिए ही ये दहेज वहेज के मुकदमे करते हैं, क्योंकि जो दहेज के जो मुकदमे होते हैं, डॉरी के जो मुकदमे हैं 498 वगैरह, ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक प्रेशर डेवलप करने का होता है कि एक प्रेशर डेवलप किया जाए डर की वजह से या मेंटेनेंस में भारी रकम दी जाए। तो आपने जब भी कोई परिवार दाखिल करती है फैमिली कोर्ट में तो वो बहुत सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बोलती है। तो उसमें जैसे उसने डॉरी आर्टिकल्स के बारे में उसने लिस्ट लगा दी, डॉरी आर्टिकल के बारे में बोल दिया, खर्चे के बारे में बोल दिया, उसने हस्बैंड की इनकम जो है वो बढ़ा चढ़ा के बोल दी, जैसे 70 मतलब कुछ भी बोल दी और उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे फैमिली कोर्ट क्या करती है, चलो ठीक है, एक सिम्टम्स पे कि भाई पति पत्नी है तो वो कुछ ना कुछ खर्चा बांध देती है। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे कि किस तरीके से आपको मेंटेनेंस से बचना है और किस तरीके से आपको उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना है और कैसे हमें उसके स्टेटमेंट हैं, उनके स्टेटमेंट के आधार पर, उसके एफिडेविट के आधार पे जो मेंटेनेंस का जो केस कराया गया है वो खारिज कराया जाए उसी न्यायालय में। तो यहाँ पे हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है वो अप्लाई हम कर सकते हैं या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात आती है कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 जो है वो सिविल है, सिविल प्रोसीजर पर काम करती है, और जबकि यहाँ पे CRPC 25 में जो परिवाद दाखिल किया जाता है ये क्रिमिनल प्रोसीजर पे। तो हम ये चीज़ क्रिमिनल प्रोसीजर और सिविल प्रोसीजर जो फैमिली कोर्ट में जो मेंटेनेबल है कितनी है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो 125 CRPC के तहत जो भरण पोषण का जो मुकदमा दाखिल किया जाता है इसको हम खारिज कैसे कराएं और किन किन तथ्यों पर हम खारिज करा सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम ब्रह्मदत्त और आप लोगों के सामने मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी, क्योंकि इनका मेन इंटेंशन जो महिलाओं का होता है वो सिर्फ होता है भरण पोषण पाना। तो आपने देखा होगा कि अगर आपके खिलाफ में कोई परिवाद दाखिल किया गया, आपके खिलाफ में कोई केस फाइल कर दिया गया, डॉरी का अलग कर दिया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस का अलग कर दिया गया है और 125 का अलग कर दिया गया है। महिला ने जैसे उसमें एफिडेविट में जब उसने परिवाद दाखिल किया तो एफिडेविट में उसने बोल दिया कि हमारे पति की इनकम है 1 लाख है, 2 लाख है, 50,000 है, XYZ कुछ भी है, लेकिन उसने कोई वहाँ प्रूफ नहीं दिया। उसने डॉरी आर्टिकल्स के बारे में बता दिया कि इतना खर्चा किया गया, ये किया गया, और वो सबसे बड़ी एक बात उसमें ये लिखती है कि मैं ग्रेडी हूँ, मैं कोई काम नहीं करती हूँ, मैं अपने पिता के पास में रह रही हूँ, जबकि वो हाईली एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, काम धंधा कर सकती है, सारी चीज़ें। तो यहाँ मेंटेनेंस में जो कानून है CRPC 125 में इसमें कहा गया है कि मेंटेनेंस उसी महिला को मिल सकता है जो महिला शारीरिक रूप से विकलांग है, किसी काम करने में कोई सक्षम नहीं है या डिपेंड है किसी पे, मतलब मेन ये है कि फिजिकल चैलेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे महिला स्वस्थ भी है, सब कुछ, लेकिन फिर भी उसको भरण पोषण चाहिए। तो यहाँ जो मेंटेनेंस है वो दो चीज़ों पे खारिज होता है। पहला तो ये है कि वो स्वयं अपनी मर्जी से आपको डिजर्ट कर रही हो, पति को डिजर्ट कर रही हो। दूसरा ये है कि वो हाईली क्वालिफाइड हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि फैमिली कोर्ट में जब कोई परिवार दाखिल किया जाता है और हमसे जब जवाब मांगा जाता है तो हम लोग चाहे कितने भी प्रूफ देते हैं कि नहीं साहब ये हाईली एजुकेटेड है, ये है,
और ये कमाने में सक्षम है या ये बिना किसी कारण के ये हमें प्रत्याग कर रही है, हमारे जो संवैधानिक और मूल अधिकार है उनसे हमें वंचित कर रही है। हालांकि यहाँ पे वायलेशन तो हो जाता है साफ साफ तरीके से, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 का साफ साफ वायलेशन हो जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस चीज़ को नहीं देखते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज कि ये जो बात उसने बोली है कि रहना नहीं चाहती या मतलब रह नहीं रही है, और उसमें वो परिवार में एक चीज़ जरूर लिखती है कि मुझे एक कपड़े में या 2 कपड़े में या 3 कपड़े में मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि इसी लाइन पे इनका मेंटेनेंस बन रहा और इनको पता है। और सारे वकीलों का एक ही ट्रिक रहता है, एक ही उनका अगर आप देखेंगे तो उसमें 2 चीज़ें कॉमन रहती हैं कि हमें घर से बाहर निकाल दिया, जबरन घर से बाहर निकाल दिया या छोड़ गए, और ये हमें रखना नहीं चाहते, और मैं ग्रेडी हूँ, मैं कुछ काम नहीं आती। तो कोर्ट यहाँ पे क्या देखता है, कोर्ट यहाँ पे 3 चीज़ें देखता है। सबसे पहले ये है कि फलाना फलाना जो परिवादिया है, जो परवाह दाखिल किया है, वो आपकी पत्नी है या नहीं है, उसको हम एडमिट कर लेते हैं अपने जवाब में। दूसरी चीज़ ये है कि जो महिला है वो कमाने में सक्षम है या नहीं है, और तीसरी चीज़ ये होती है कि जो महिला है वो भरण पोषण पाने की अधिकारिणी है या नहीं। और जब भी मेंटेनेंस डिसाइड करता है कोर्ट, तो इन 3 चीज़ों पे करता है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस उसी टाइम पे डिसाइड हो जाता है। आपने देखा हो कितने भी आप सबूत दे दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जैसे ही हमने अपना WS फाइल किया फैमिली कोर्ट में, तो उसमें आदेश हो जाता है कि आपको फला फला 3,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000, जो भी है वो कोर्ट अपने हिसाब से, अपने बुद्धि विवेक से, अपने न्यायिक विवेक से उसको बांध देता है। लेकिन आप लोगों ने कभी गौर किया कि लेकिन महिला कहती है कि एफिडेविट में कहती है कि साहब हमारे पति की सैलरी इतनी है, बड़ा चढ़ा के कोई प्रूफ नहीं दिया है, कोई कुछ नहीं दिया है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे खिलाफ आदेश हो गया, तो बहुत लोग हमसे बोलते हैं कि भाई ये काम करो, हाई कोर्ट चले जाओ। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट कम ज़्यादा कर देगा, लेकिन मेंटेनेंस खारिज नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी पत्नी है और इसी के बिहाफ में ये मेंटेनेंस दिया गया है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उस ऑर्डर को उसके एफिडेविट के बिहाफ पे कि साहब इसने एफिडेविट में ये सैलरी बताई है, इसका कोई पुख्ता प्रूफ नहीं दिया है, लेकिन जब मजिस्ट्रेट जब आदेश करेगा तो उसमें लिख के चलेगा कि इसने कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया, इसने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, उसका वर्णन जरूर करेगा 100%। अगर इस तरीके का अगर आदेश में अगर कोई वर्णन होता है कि नहीं सैलरी संबंध में कोई प्रूफ नहीं दिया, ये नहीं दिया, लेकिन अपने न्यायिक बुद्धि विवेक के हिसाब से हम इतना प्रतिमाह देने का आदेश कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वहाँ सेटिसाइड के लिए आपको जाना है। अगर आप सेटिसाइड के लिए नहीं जा रहे हैं तो आप शांति से बैठिए चुपचाप, उसके एजुकेशन का इंतजार करिए। अभी एक मेरा मामला था, उसमें कोर्ट ने आदेश कर दिया 3,000 रुपये का। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। कोर्ट ने उसमें लिख दिया कि नहीं 3,000 रुपये 300 रुपये डेली के हिसाब से भरण पोषण बांधा जा रहा है। मैं शांत बैठा रहा। मेरी वाइफ ने क्या किया, एजुकेशन फाइल कर दिया 125(3) में। मेरे पास नोटिस तो आया नहीं है, लेकिन ऑर्डर शीट में मजिस्ट्रेट ने लिख रखा थी नोटिस जारी किया है। मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, कोई तामीला नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगली डेट में उन्होंने वारंट जारी कर दिए। जैसे ही उन्होंने वारंट जारी किए, हमने क्या उठाया, हमने उनकी पक्की नकल वहाँ से निकलवाई। पक्की नकल निकलवाने के बाद में मैंने उसी फाइल पे तुरंत एक्शन लिया, जो वारंट था वारंट के खिलाफ मैंने एक्शन लिया। तो जज साहब ये बोले वहाँ पे कि आप ऑर्डर हुआ था, ऑर्डर के खिलाफ क्यों नहीं गए? तो मैंने कहा कि ऑर्डर के खिलाफ हम क्यों जाएंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। आपका ऑर्डर गलत हो गया, सैलरी उसने 75,000 बताई, साबित कर नहीं पाई, आपके ऑर्डर में लिखा हुआ है, एजुकेशन फाइल कर रही है, वारंट निकलना है ना। अब चैलेंज करेंगे, अब चले जाएंगे हाई कोर्ट, अब इसको ऑन मेरिट खारिज करिए। उसके बाद में हमारी वाइफ को नोटिस गया, और जो वारंट निकला था, वारंट वहीं को जो बोलते हैं ना मिसाइल में जो फ्यूज होता है उसको फ्यूज कर निकालना, इसी तरीके से। अब आगे की कार्रवाई क्या है, आगे की यह है कि हम उसको खारिजी के लिए लगाएंगे उसी आदेश को कि सभी आदेश गलत किया गया, और 340 CRPC, 195 CRPC और 345 CRPC रीड विद IPC 191, 193, 200, 199 के तहत में हमने आगे की कार्रवाई की कि साहब आप झूठा एफिडेविट दे रही हो, झूठा एफिडेविट और विटनेस बनाया मैंने मजिस्ट्रेट के आदेश को। तो
यहाँ पे इस तरीके से आप अपना मेंटेनेंस रोक सकते हैं, आप अपनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। लोग घबरा जाते हैं कि नहीं मेंटेनेंस का केस हो गया, मेंटेनेंस बांध दिया 3000, 4000, 5000, 10,000 बांध दिया। अरे बांध तो दिया, लेकिन जब तक आप कुछ करना नहीं चाहोगे तब तक होगा कैसे? आप चले जाइए हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, क्या आप वहाँ पे ये डिनाई कर देंगे कि हमारी पत्नी नहीं है? और बांधा भी इसी बेस पे गया है कि फला आपकी पत्नी है। आपने खूब सारे प्रूफ भी दिए कि नहीं साहब ये हाईली एजुकेटेड है, आपने प्रूफ भी दिया कि साहब ये अपनी मर्जी से। लेकिन वहाँ आपने देखा होगा मेरे को बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बोली है कि सर मेंटेनेंस 2 चीज़ों पे खारिज होता है, और मैंने वहाँ पे उसके एजुकेशन संबंध में मैंने दिए, उसकी जॉब के संबंध में मैंने दिए, और वो अपनी मर्जी से गई, मैंने उसके स्टेटमेंट, फिर भी कोर्ट ने बांध दिया। तो कोर्ट इसलिए बांध देती है क्योंकि आपने WS जब फाइल किया है तब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि फला आपकी पत्नी है, और मजबूरी भी है। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों को ऊपर किस तरीके से जब एजुकेशन फाइल करे उस टाइम पे हमें चैलेंज करना है। और हम आपको बताएंगे कि सिविल प्रोसीजर कोड जो है ना, वो फैमिली कोड एक्ट जो के तहत में है, यानी फैमिली कोड एक्ट 1984 जो है वो सिविल प्रोसीजर पर काम करती है, सिविल प्रक्रिया पे काम करती है। तो वो हमारे मेंटेनेंस के केस में एप्लीकेबल है या नहीं है, क्योंकि CRPC 125 जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे, लेकिन इसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग कब स्टार्ट होती है? जब हमारे खिलाफ में वारंट निकल जाता है, तब तक वो केस सिविल ही रहता है, और इसकी भी प्रोसीडिंग सिविल ही रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको ये फलाना ठिकाना। एजुकेशन पे जब आपने वारंट निकला, वारंट पे आपने पैसे अगर नहीं दिए तो आपको 1 महीने के लिए जेल कर सकते हैं। वो सीधा सीधा साफ साफ लिखा है 125(3) में। तो वहाँ से क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड स्टार्ट होता है सही से। वैसे सिविल प्रक्रिया पे ही तो हम लोग यहाँ पे CPC भी यूज कर सकते हैं। तो आगे इसी तरीके से हम आपको बताते रहेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि लोग मेंटेनेंस की वजह से ज़्यादा टूट रहे हैं, रोज़गार नहीं रहा है उनके पास में, घर की फाइनेंशियली स्थिति ख़राब हो गई है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए हो तो हमारा जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, सिग्नल नंबर है 7906300632, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और हम सेवा शुल्क, सहायता शुल्क, आप मेरी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप 300 रुपये 30 मिनट के लिए आप हमारे Paytm, गूगल पे, भीम या किसी भी ऐप पे आप डाल सकते हैं। हमारा जो UPI नंबर है सारे एप्लीकेशंस का वो 7906300632 है। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, और हम एक भाई की तरह आपकी मदद करेंगे। जिस तरीके से मैंने अपने केसों को लड़ा है उस तरीके से हम भी आपके लिए भी आगे लड़ते रहेंगे। और आगे हम बताएंगे कि मेंटेनेंस जो है किस कंडीशन में सेट असाइड करवा सकते हैं, मेंटेनेंस है किस स्टेज पे खारिज करा सकते हैं, इसके लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे। आप लोगों का अगर प्यार मुझे अच्छा मिला तो हम YouTube पे वीडियो बनाते रहेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखते रहें। अगर मैं कोई फ़ोन कॉल नहीं उठा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारी जो बात है आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग संपर्क कर सकें। अगर आपको कोई पेपर वर्क अगर हमसे कराना है तो उसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम काम कर रहे हैं, हमारे अधिवक्ता भाई हमारा सहयोग कर रहे हैं। सबका आशीर्वाद, आप लोगों का प्रेम, स्नेह जो हमें आज इंजीनियरिंग से छोड़ के वकालत की तरफ ले आया। और माता रानी से एक बार करते हैं सब लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना की महामारी चल रही है और आगे हम इसी तरीके से हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो छोटी छोटी जानकारी आप लोगों तक अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।